नमस्कार। आज जिस उपन्यास का जिक्र मैं कर रही हूँ उसके लेखक हैं श्रवण कुमार गोस्वामी और रचना का नाम है जंगल तंत्रम। श्रवण कुमार गोस्वामी का यह एक राजनीतिक व्यंग्य उपन्यास है। उपन्यास की कथा आरंभ से ही एक प्रतीकात्मक धरातल पर चलती है। यहाँ जंगल कोई साधारण प्राकृतिक स्थान नहीं है, बल्कि वह भारतीय लोकतंत्र, उसकी राजनीति और उसकी सत्ता संरचना का रूपक है। लेखक ने पूरे उपन्यास को एक व्यंग्यात्मक कथा की तरह रचा है, जहाँ जंगल के जीव जंतु और विशेषकर चूहे मुख्य भूमिका में आते हैं। जंगल की दुनिया में शासन व्यवस्था चलाने का दावा है, लेकिन वस्तुतः वहाँ अराजकता है, षड्यंत्र है, चालाकी है और छल का राज है। यह जंगल एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जहाँ शक्तिशाली प्राणियों जैसे सिंह, लोमड़ी, गीदड़, सांप आदि का गठजोड़ बना हुआ है और वे अपने हित साधने के लिए नियम कानून बदलते रहते हैं। उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में चूहा सामने आता है। वह एक साधारण प्राणी है, कमजोर है, डरा सहमा है और हर समय अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन यही चूहा लेखक की दृष्टि में आम आदमी का प्रतिनिधि है। चूहा बार बार इस प्रश्न से जूझता है कि क्या उसका भी कोई अधिकार है? क्या वह भी स्वतंत्र रूप से जी सकता है? क्या जंगल का कानून उसे सुरक्षा देगा या उसका शिकार करेगा? जंगल में बार बार सभाएं होती हैं। इन सभाओं में सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखाई देते हैं। सिंह, लोमड़ी और गीदड़ सत्ता के शीर्ष पर हैं, जो अपने अपने हित के लिए कानून बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सभाओं का उद्देश्य प्रायः चूहों पर नियंत्रण पाना है, उन्हें एकजुट नहीं होने देना है और उनकी आवाज़ को दबाना है। सत्ता की राजनीति में उनकी गिनती केवल मतदाता के रूप में है, यानी एक संख्या के रूप में है, न कि एक जीवित प्राणी के रूप में। धीरे धीरे चूहों के भीतर यह चेतना जागती है कि वे केवल संख्या नहीं बल्कि शक्ति भी बन सकते हैं। लेकिन जब वे संगठित होने का प्रयास करते हैं तो शासक वर्ग उन पर दमन करता है। कभी उन्हें धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी आपसी अविश्वास फैलाकर तोड़ दिया जाता है। यहाँ लेखक ने बहुत गहरे स्तर पर भारतीय समाज और राजनीति की कमजोरियों को उजागर किया है। जहाँ आम जनता यानी चूहा हर बार उठती है, संघर्ष करती है, लेकिन सत्ताधारी वर्ग अपनी चालाकियों से उसको तोड़कर फिर अपने शिकंजे में कस लेता है। उपन्यास में जगह जगह व्यंग्यपूर्ण प्रसंग आते हैं, जैसे सिंह अपनी ताकत का बखान करता है, लेकिन निर्णय लेने में लोमड़ी और गीदड़ की चालाकियों पर निर्भर रहता है। जंगल के नियम हर बार बदल जाते हैं और उनका लाभ हमेशा शक्तिशाली जीवों को ही मिलता है। चूहा हर बार यह सोचता है कि अब बदलाव आएगा, लेकिन अंततः वही पुराना तंत्र उस पर हावी हो जाता है। उपन्यास का सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि चूहा बार बार संघर्ष करता है, अपने अधिकार की मांग करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। उसकी कमजोरी केवल यह नहीं है कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है, बल्कि यह भी है कि उसके भीतर एकजुटता और दीर्घकालिक संघर्ष की निरंतरता नहीं है। लेखक ने यहाँ एक गहरी सामाजिक सच्चाई को उजागर किया है कि जनता तभी सशक्त होगी जब वह संगठित होकर सत्ता की धूर्तताओं को समझेगी और उसके खिलाफ खड़ी होगी। अंत में भी चूहे के हाथ ठोस जीत नहीं लगती। वह फिर उसी तंत्र में फंस जाता है, लेकिन उसके संघर्ष और उसकी जिजीविषा से यह संदेश मिलता है कि आशा अभी मरी नहीं है। चूहे का जीवन भले त्रासद है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही सत्ता के लिए चुनौती है। पात्रों के स्वरूप पर अगर ध्यान दें तो चूहा जो है आम आदमी है, जो संघर्षशील है लेकिन असुरक्षित है। सिंह शासक वर्ग का प्रतीक है, जिसके पास शक्ति है और दमन है उसके पास। लोमड़ी चालाक नेता है, अवसरवादी और षड्यंत्रकारी है। गीदड़ सत्ता के चमचे हैं, तंत्र के दलाल हैं।
जो अन्य जीव हैं वो समाज की विविध शक्तियां हैं जो या तो सत्ता के साथ हैं या चूहे की कमजोरी का लाभ उठाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो जंगल तंत्रम का जो कथानक है एक सीधी सादी कहानी न होकर एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक रूपक है। यहाँ जंगल दरअसल भारत का लोकतंत्र है और चूहा उस आम आदमी का प्रतिनिधि जो अपने ही लोकतंत्र में असुरक्षित और पराजित है। भारतीय राजनीति पर साहित्यकारों की दृष्टि प्रायः आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक रही है। लोकतंत्र को जनता की आकांक्षाओं का माध्यम माना गया था, परंतु आज उसका स्वरूप बदलकर केवल चुनावी गणित, सत्ता लोलुपता और भ्रष्टाचार का मंच बन गया है। भारतीय लोकतंत्र के भीतर आदर्शवाद की जगह अवसरवाद ने ले ली है। यही कारण है कि जनता बार बार ठगी जाती है। व्यंग्य साहित्य राजनीति की इन विसंगतियों और विडंबनाओं को पकड़ने की सबसे तीखी विधा है। जैसे हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जैसे लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर चल रहे ढोंग को उजागर किया और अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उसी परंपरा में श्रवण कुमार गोस्वामी का यह उपन्यास जंगल तंत्रम राजनीति के जंगल का सबसे जीवंत रूप प्रस्तुत करता है। श्रवण कुमार गोस्वामी हिंदी साहित्य में व्यंग्य और जन पक्षधर लेखन के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में राजनीति और समाज के अंतर्विरोधों को व्यंग्यात्मक किंतु गहन यथार्थवादी दृष्टि से चित्रित किया गया है। उन्होंने राजनीति की विसंगतियों को केवल सतही हंसी का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे छिपे जनजीवन के दुख दर्द को उजागर किया। उनके लेखन में व्यवस्था से ठगे गए आम आदमी की करुण पुकार गूंजती है। जंगल तंत्रम उनका अत्यंत चर्चित उपन्यास है, जिसमें लोकतंत्र का चेहरा एक जंगल राज के रूप में उभरता है। इसमें जंगल के जीव जंतुओं के माध्यम से राजनीति की साजिशें, गठजोड़ और अवसरवादिता को व्यंग्यात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। जंगल तंत्रम का कथानक देखने में सरल है, किंतु भीतर से अत्यंत गहरा है। यहाँ जंगल के चूहों के जीवन और उनकी त्रासदी को केंद्र में रखा गया है। चूहा दरअसल आम आदमी का प्रतीक है, जो परिश्रम करता है, जो हर समय भाग दौड़ में है, जो अपनी भूख और परिवार के लिए जीता है। लेकिन राजनीति की विसंगतियाँ उसे बार बार ठगती हैं। कभी शेर, कभी गीदड़, कभी हाथी सत्ता पर काबिज होकर उसे लूटते हैं। चुनावों में चूहों को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है: भूख, बेबसी और ठगी हुई उम्मीदें। जंगल के अन्य जीव यहाँ सीधे साधे भारतीय राजनीति के प्रतीक हैं। शेर सत्ता और अहंकार का प्रतीक है। लोमड़ी और गीदड़ अवसरवादी नेताओं और दलालों का प्रतीक है। हाथी नौकरशाही की सुस्त और भारी भरकम मशीनरी को दर्शाता है। कथानक बार बार इस सत्य को उद्घाटित करता है कि लोकतंत्र का आदर्श सिक्का अब बदल चुका है और उसकी जगह जंगल का क्रूर तंत्र स्थापित हो गया है। चूहा जो आम आदमी है, यह उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उसकी मेहनत, उसकी आशा और उसकी असुरक्षा आम भारतीय नागरिक की असलियत है। वह बार बार उम्मीद करता है कि सत्ता उसके जीवन को बदलेगी, लेकिन हर बार ठगा जाता है। शेर जो सत्ता और शासक वर्ग का प्रतीक है, वह ताकतवर है, लेकिन प्रजा के दुख दर्द से वह बेपरवाह है। वह केवल शासन करना जानता है, न्याय करना नहीं जानता। लोमड़ी और गीदड़ चालाक नेता और दलाल वर्ग का प्रतीक है। ये हमेशा सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। जनता को बहकाने और भ्रमित करने में इनकी मुख्य भूमिका रहती है। हाथी जो नौकरशाही का प्रतीक है, इसका बोझ जनता उठाती है। जनता की समस्याओं पर इसकी कोई गति नहीं, केवल दिखावा है। इन चरित्रों की जो प्रतीकात्मकता है, यही इस जो उपन्यास है जंगल तंत्रम, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल तंत्रम की भाषा पर यदि बात करें तो इसकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंजनात्मक है और तीखी है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने हल्के फुल्के वाक्यों के भीतर गहरी चोट की है। उनकी शैली में हास्य है और करुणा का अद्भुत संयोग है।
व्यंग्यात्मक संवाद और स्थितियाँ पाठक को हंसाते हैं लेकिन भीतर से चुभ जाते हैं। यह भाषा केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। समकालीन राजनीति से अगर संबंध देखें तो आज का लोकतंत्र भी उपन्यास में दिखाए गए जंगल तंत्र से अलग नहीं है। चुनावी वादों, जातिवाद, धन बल और छल प्रपंच से राजनीति चल रही है। जनता यानी चूहा आज भी सबसे अधिक पीड़ित है। शासक वर्ग अपने हितों में मग्न है, जबकि जनता के हिस्से में केवल शोषण और विस्थापन है। इस दृष्टि से यह उपन्यास केवल व्यंग्य नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का आईना है। जंगल तंत्रम हिंदी व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में एक मील का पत्थर है। इसमें लोकतंत्र की आड़ में पनप रहे जंगल राज का वास्तविक चेहरा दिखाया गया है। आम आदमी की बेबसी को बेहद मार्मिक ढंग से इसमें अभिव्यक्त किया गया है। व्यंग्य साहित्य को केवल हंसी ठिठोली से आगे बढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक चेतना से इस उपन्यास में जोड़ा गया है। श्रवण कुमार गोस्वामी का जंगल तंत्रम केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि लोकतंत्र की दुर्दशा पर एक गहन टिप्पणी है। इसमें जंगल के जीव जंतुओं के माध्यम से भारतीय राजनीति की असलियत उजागर होती है। यह रचना बताती है कि लोकतंत्र का सिक्का बदल गया है। सत्ता और व्यवस्था के इस खेल में जनता का स्थान सबसे निचले पायदान पर है। चूहा यानी आम आदमी हर बार कुचला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीदें मरी नहीं हैं। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें हंसाकर रुलाता है और भीतर तक झकझोर देता है। श्रवण कुमार गोस्वामी का जंगल तंत्रम केवल काल्पनिक जीवलोक की कहानी नहीं, वह उस लोकतांत्रिक यथार्थ का प्रतीकात्मक ऐलान है जिसमें हम आज भी जीते जी रहे हैं। इस उपन्यास की प्रासंगिकता कई तहों पर खड़ी होती है। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक। नीचे उसे व्यवस्थित, भावनात्मक और आलोचनात्मक अंदाज में हम प्रस्तुत करके देखेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जंगल तंत्रम पंचतंत्र परंपरा में लिखा गया और अलंकारिक व्यंग्य की उस लंबी धारा का आधुनिक रूप है जिसमें पशु जो हैं वो प्रतीक के माध्यम से मनुष्य समाज के व्यवहार को उजागर करते जाते हैं। परंपरागत रूप में यह शैली लोक कथात्मक है, नीतिपरक है और शैक्षणिक है। गोस्वामी जी ने उसी तकनीक को राजनीतिक आधारित व्यंग्य और तीव्र सामाजिक विवेचना के लिए उपयोग किया, इसलिए यह परंपरा में नवीन है और समकालीन चिंतन के लिए उपयुक्त भी। उपन्यास में जो जंगल राज उभरता है वह आज के लोकतंत्र की कई विवादास्पद असलियतों का संवेदनशील प्रतिबिंब है। शेर, मोर, नाग, चूहा जैसे प्रतीक दर्शाते हैं कि सत्ता, प्रशासन और पूंजी किस तरह परस्पर जुड़कर न्याय, पारदर्शिता और लोकहित को कुचल देते हैं। यह आज की भ्रष्टाचार, नौकरशाही की सुस्ती और शक्तिशाली वर्गों के गठजोड़ से साम्य रखता है। जनता का अपसंस्करण, जो चूहा आम आदमी है, बार बार आश्वासन सुनता है, कल्याण का वादा देखता है, पर असल लाभ से वंचित रहता है। यह असली दुनिया के जो क्वांटिज्म है, वोट वाइंग है और नीतिगत हीनता को प्रतिबिंबित करता है। राजनीतिक अवसरवाद और दल बदल को गिरगिट, लोमड़ी जैसी प्रतिमाएं वो दिखाती हैं। ये दल बदली करते हैं, गठबंधन करते हैं राजनीति में और नैतिक और निर्णय का प्रतीक है जो आधुनिक राजनीतिक जीवन में आम है। इन बिंदुओं के कारण उपन्यास सिर्फ काल्पनिक व्यंग्य नहीं बचता, वह पटल पर लगी कोई चेतावनी बनकर उभरता है। यदि नीतियां लोकहित में नहीं पर स्वार्थ में बनेगी तो लोकतंत्र जंगल बन जाएगा। जंगल तंत्रम आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उपन्यास जिन धाराओं, जन्य रोगों की ओर इशारा करता है, जैसे भ्रष्टाचार, न्याय की भाषा में भेदभाव, मीडिया या प्रचार का दुरुपयोग, संस्थाओं का कैप्चर, वे समकालीन राजनीति में नितांत मौजूद हैं। यही कारण है कि उपन्यास पाठक को केवल साहित्यिक सुख नहीं देता, वह सामाजिक चेतना जगाता है और प्रश्न खड़े कर देता है। सत्ता किसके लिए, विकास किसका, कानून किस भाषा में बोलता है।
प्रतीकात्मकता की जो ताकत है उसको भी इस उपन्यास में देखा जा सकता है। पशु प्रतीक का उपयोग उपन्यास को सुलभ बनाता है। बच्चों से लेकर बुद्धिजीवी तक पाठक आसानी से कथ्य को समझ पाते हैं और उसके जुड़ पाते हैं, और यह सादगी भीतर भीतर तीव्र विडंबना पैदा करती है। प्रतीक जो हैं वो सहज हैं, सार्वकालिक हैं, इसलिए उपन्यास का संदेश समय और स्थान के पार चलते हुए भी प्रासंगिक रहता है। व्यंग्य का स्वर पाठक को हंसा हंसा कर चोट देता है। हंसी के पीछे बेचैनी का वही भाव है जो राजनीतिक दुराग्रह को पैदा कर सकता है, और साथ साथ इस बेचैनी से व्यक्ति इस राजनीति को समझ भी पाता है। इस वजह से रचना न केवल आलोचना के लिए वरन जागरूकता के लिए भी असरकारक माध्यम बनती है। जंगल तंत्रम को कई शैक्षणिक संदर्भों में उपयोगी पाया जा सकता है। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र की कक्षाओं में इसमें नागरिक अधिकार आदि के उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। साहित्य और आलोचना पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रतीकवाद, व्यंग्य, अलंकारिक रूपक और लोक कथा से आधुनिक उपन्यास तक के ट्रांजिशन के अध्ययन किए जा सकते हैं। नागरिक शिक्षा, सिविक्स जो है उसकी कार्यशालाएं भी इसमें हो सकती हैं। लोकतंत्र के जो मापदंड हैं, जिम्मेदार नागरिकता और सामूहिक संगठित होने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया जा सकता है। यह शैक्षणिक प्रासंगिकता उपन्यास को केवल पठनीय ही नहीं बनाती बल्कि प्रयोगात्मक बनाती है। छात्र इसको समूह चर्चा में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, निबंधात्मक परियोजनाओं में इसका समुचित प्रयोग कर सकते हैं। वैश्विक दुनिया में, वैश्विक दृष्टि में यह एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हो सकती है रचना, जिसको देखा जा सकता है एक राजनीतिक व्यंग्य जो संपूर्ण विश्व में इसको कारगर समझ सकते हैं। जंगल तंत्रम वैश्विक परंपरा का भारतीय भाषिक और सांस्कृतिककरण है। स्थानीय संदर्भों में, भाषा के सुसंवादों में और लोकतंत्र की खामियों को स्थानीय संदर्भों में उकेरने के लिए यह उपन्यास एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के लिए भी अध्ययन योग्य है, क्योंकि तुलनात्मक राजनैतिक साहित्य के हिस्से में इसको रखा जा सकता है। उपन्यास की सबसे बड़ी प्रासंगिकता इसकी भावनात्मक चोट में निहित है। चूहा की छोटी छोटी आशाएं, बार बार चमकती उम्मीदें और बार बार टूटने का जो दर्द है वो पाठक के साथ उसे जोड़ देता है। इससे उठते दार्शनिक प्रश्न आज भी जिंदा है। क्या लोकतंत्र केवल मत देने का नाम है, या न्याय, गरिमा और सुरक्षा का वादा भी देने का नाम है? क्या परिवर्तन सिर्फ वादों में ही रह जाएगा, या संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है? आम आदमी की न केवल आर्थिक बल्कि भाषिक और सांस्कृतिक अशिक्षा उसे असंरचित बनाती है। क्या यही हमारी नैतिक विफलता नहीं है? यह जो प्रश्न है वो उपन्यास को संदर्भात्मक से अधिक नैतिक और आह्वान बनाते हैं, और इसीलिए उसकी प्रासंगिकता लगातार बनी रहती है। प्रासंगिकता के साथ साथ कुछ सीमाएं भी विचारणीय हैं। प्रतीकवाद के अत्यधिक उपयोग से कभी कभी चरित्र जो है गहराई से छूट सकते हैं। जैसे पाठक समूह जो सादे नैरेटिव पसंद करते हैं वे अलंकारिकता से दूरी रख सकते हैं। जब व्यंग्य बहुत तीखा हो, यदि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएं, तो कुछ संदर्भ खासे समय विशिष्ट बन सकते हैं, परंतु उपन्यास की मौलिक नैरेटिव शक्ति और मानवीय मार्मिकता इन सीमाओं को अक्सर पार कर जाती है। जंगल तंत्रम पर कई तरह के अनुसंधान हो सकते हैं, जैसे पंचतंत्र लोककथा से आधुनिक राजनीतिक व्यंग्य तक की पंक्ति का अध्ययन। भारतीय लोकतंत्र के विशेष रोग जो भ्रष्टाचार है, न्यायिक भाषा में भेदभाव है, इसका उपन्यास के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है। इसको जंगल तंत्रम का वैश्विक और स्थानीय व्यंग्य की भिन्नता में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। पाठशाला स्तर पर पाठ्य विषय के रूप में उपन्यास का समावेशन किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री, शिक्षण योजनाएं, छात्र प्रोजेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जंगल तंत्रम की जो प्रासंगिकता है वो समय क्षेत्र से परे एक बुलंद आवाज़ की तरह है, और इसलिए यह
आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, टिकाऊ है, क्योंकि यह केवल एक समय विशेष के राजनैतिक व्यवस्था का पर्दाफाश नहीं करता, वह लोकतंत्र के आदर्श और यथार्थ के बीच के निरंतर संघर्ष को मुखर करता है। उपन्यास हमें बताता है कि सत्ता के खेल में सबसे कमजोर चूहा की पीड़ा यदि समझी जाए तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वह बरकरार रहता, लेकिन यदि उसकी पीड़ा नहीं समझी जाए तो लोकतंत्र अपना अर्थ खो देता है। और यही चेतावनी आज भी उतनी ही तीव्र है, आवश्यक है और संवेदनशील है जितनी उपन्यास लिखे जाने के समय थी। अंततः हम कह सकते हैं कि जंगल तंत्रम का जो संदेश है वो सरल होना है और करुण होना है। यदि साहित्य जनता के दर्द को आईना दिखा सकता है तो वही समाज के बदलने का पहला कदम बन सकता है। और इसीलिए यह उपन्यास आज भी पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और उससे सवाल किए जाने चाहिए। धन्यवाद।